चलो बेटा, पिछली क्लास में आखिरी टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो है अल्कोहल की प्रिपरेशन। ठीक है, यहां तक हमने अपना टॉपिक मुकम्मल कर लिया था, चैप्टर नंबर 7। अब उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की रिएक्टिविटी को स्टडी करेंगे, मतलब इसके रिएक्शंस को पढ़ेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। तो इसके अंदर सबसे पहला रिएक्शन हम देखेंगे, रिएक्शन विथ HX। HX के साथ अल्कोहल कैसे रिएक्शन करता है ये देखेंगे। तो बेटा अल्कोहल का आप कोई भी मेंबर ले सकते हैं, लाइक दिस इज इथेनॉल, प्लस इसका रिएक्शन आप कर लो HCl के साथ। HCl आप जानते हैं बेटा, ये HX का एक मेंबर है, हाइड्रोजन हैलाइड है। आप बता सकते हैं बेटा क्या ये रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट हो जाता है या किसी स्पेशल कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है? यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है जिसका एक साइंटिस्ट के नाम पर उस कैटलिस्ट का नाम भी रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूकस रिएजेंट याद है? ल्यूकस रिएजेंट, ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है? HCl कंसंट्रेटेड, लाइक ये HCl है कंसंट्रेटेड हालत में, ठीक है। और ये रिएक्शन होता है ZnCl2 कैटलिस्ट की मौजूदगी में, जिंक क्लोराइड। तो ये जो HCl और ZnCl2 का मिक्सचर होता है इसी को कहते हैं ना ल्यूकस रिएजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो अब ये रिएक्शन करना लेकिन बड़ा सिंपल है। OH नेगेटिव है, C2H5 पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। आयन एक्सचेंज कर देंगे सिर्फ और सिर्फ, प्लस माइनस एक्सचेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट कंपाउंड विल बी C2H5Cl एंड सेकेंड वन विल बी वाटर। तो देखो ये अल्कोहल से कन्वर्ट हो गया अल्काइल हैलाइड में और साथ में बन गया वाटर। इसी रिएक्टेंट के अंदर एक कैटलिस्ट यूज हुआ है, एक रिएजेंट इस्तेमाल हुआ है जिसको ल्यूकस रिएजेंट कहा जाता है। एंड ल्यूकस रिएजेंट इज व्हाट? HCl कंसंट्रेटेड हालत में होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ कैटलिस्ट होना चाहिए ZnCl2। इसको कहा जाता है ल्यूकस रिएजेंट। ये आपके पास होता है ल्यूकस रिएजेंट। अच्छा, इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात अगर मैं कर दूं इस रिएक्शन में, अच्छा रिएक्टिविटी ऑर्डर आप बता सकते हैं बेटा? HX में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा HX होता है? HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा, चैप्टर नंबर 1। HI से कम रिएक्टिव कौन होता है? HBr। और HBr से यानी उससे ज्यादा HBr, और HBr से कम अगर हम बात कर लें तो दैट इज HCl। ये सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी इसकी होती है, फिर उससे कम इसकी होती है, फिर उससे कम इसकी होती है। इसकी रीजनिंग भी आपको मैं बता चुका हूं बेटा, याद है इसकी रीजनिंग? ये सब के सब दरअसल एसिड्स है ना। एसिड क्यों है ये समझ आ रहा है? क्योंकि ये सब H+ निकाल सकते हैं अपने अंदर से। H+ है ना सबके पास, तो H+ कौन आसानी से निकाल सकता है? HI। उसकी वजह क्या है बेटा? क्योंकि देखो ये आपके पास लेट सपोज H का एटम है और ये आपके पास है Cl का एटम। इसी तरह से ये H का एटम है और ये आपके पास है Br का एटम। ये आपके पास हाइड्रोजन है और ये उसके मुकाबले में आयोडीन का एटम है। आपको पता है ना जब आप एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो साइज में इजाफा हो जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा साइज इसमें आयोडीन के एटम का होगा, ये वाला क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये आपके पास आयोडीन है। तो साइज में इजाफा होने की वजह से ये देखो ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी HI के अंदर आती है, और बॉन्ड लेंथ में इजाफा होने की वजह से बॉन्ड कमजोर हो जाता है। बॉन्ड लेंथ समझते हो ना, दो सेंटर के दरमियान का फासला। तो ये बॉन्ड लेंथ चूंकि यहाँ पे सबसे बड़ी है, इस वजह से आप इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हो। जो आसानी से ब्रेक होगा तो ये हाइड्रोजन बहुत आसानी से प्रोड्यूस कर देगा, यानी H पॉजिटिव। तो इसका रिएक्शन बहुत तेज हो जाता है, इस वजह से HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर उससे कम HBr, फिर उससे कम HCl। अब इसमें याद रखना बेटा कि ये जो HI और HBr है,
इन दोनों के रिएक्शंस विदाउट कैटलिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, इन दोनों को रिएक्शन करने के लिए कैटलिस्ट नहीं चाहिए होता। कैटलिस्ट क्यों नहीं चाहिए होता? बहुत वाज़ेह बेटा, क्योंकि HI और HBr ये दोनों हाईली रिएक्टिव हैं, बगैर किसी कैटलिस्ट के भी रिएक्शन करना जानते हैं ये रिएक्शन करने के लिए इनको कैटलिस्ट की कोई नीड नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम HCl की बात करेंगे ना, तो HCl देखो क्योंकि सबसे आखिर में है बेटा, ये रहा HCl, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा है, इसका बॉन्ड बहुत मजबूत है, तो चूंकि इसके अंदर से H पॉजिटिव निकल ही नहीं पाता बहुत जल्दी आसानी से, तो इसको तेजी में करवाने के लिए इसके साथ कैटलिस्ट डाला जाता है। और कौन सा कैटलिस्ट डाला जाता है बेटा? तो ये वजह होती है ल्यूकस रिएजेंट को यहाँ पर इस्तेमाल करने की। ठीक है, हर HX के साथ ल्यूकस रिएजेंट इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ HCl के साथ इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसका जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक पॉइंट इसमें मजीद याद रखिएगा कि ये जो ल्यूकस रिएजेंट होता है is used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols। ये पॉइंट भी याद रखना बेटा कि ल्यूकस रिएजेंट का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। इसके रिएक्शंस बुक में नहीं है, तो रिएक्शंस आपसे नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ इसका एक एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका कोई भी रिएक्शन किताब में नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन के लिए जुमला याद रख लो कि ल्यूकस रिएजेंट को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को रिएक्शंस के जरिए डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया पहला रिएक्शन अल्कोहल का, इसमें चंद बातें हो गई है नोट करने वाली, वो आपको पता होनी चाहिए। दूसरे रिएक्शन पर आते हैं। अच्छा, एक बात इसमें और कर लेते हैं बेटा, फिर वो तमाम रिएक्शंस के अंदर ही लेकर चलेंगे इस बात को। ये बताओ, इस रिएक्शन के अंदर अल्कोहल ने खुद को एसिडिक रखा है या बेसिक रखा है? क्या प्रूफ किया है खुद को, एसिडिक या बेसिक? बेसिक प्रूफ किया है ना बेटा। देखो, इस रिएक्शन के अंदर इसने अपना OH नेगेटिव निकाला है और OH नेगेटिव को H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके क्या बना दिया है? वाटर। इसका मतलब है इस खास रिएक्शन के अंदर जब वो HX के साथ रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन के अंदर अल्कोहल एसिडिक बिहेव कर रहा होता है, बेसिक बिहेव कर रहा होता है, बिकॉज ये अपने OH नेगेटिव को निकाल रहा होता है बेटा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी नोट कर लो। इन दिस रिएक्शन अल्कोहल बिहेव्स एज अ बेस। तो जिस रिएक्शन के अंदर वो अपना OH नेगेटिव निकाला करेगा, जिस भी रिएक्शन के अंदर ऐसा करेगा, उस रिएक्शन के अंदर हम कहेंगे कि अल्कोहल खुद को एज अ बेस बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ये प्रैक्टिस करते रहोगे रिएक्शन, तो भाई तुम्हारे पेपर के सेकंड ईयर के लिए भी रिएक्शंस की प्रैक्टिस होती जाएगी। एक एक रिएक्शन हम सेकंड ईयर के डिस्कस कर रहे हैं। अब अगला रिएक्शन हम अल्कोहल का देखने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो क्या आप ये रिएक्शन करवा सकते हो? बहुत इजी सा रिएक्शन है, लेकिन आपको शर्त ये बेटा कि हर फैमिली के एक एक दो दो मेंबर्स का पता होना चाहिए फिंगर टिप पर, जल्दी जल्दी से। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो भाई कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, आप फॉर्मिक एसिड ले सकते हो, आप एसिटिक एसिड ले सकते हो, सिरका। और इसका रिएक्शन किससे करवाओगे बेटा? अल्कोहल के साथ, क्योंकि हम अल्कोहल की रिएक्टिविटी पढ़ रहे हैं ना। तो ये याद रखिएगा बेटा कि ये जो रिएक्शन है ना, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, मतलब इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरह के रिएक्शन चल रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अल्कोहल है। ठीक है, इसमें एक नोटेबल बात यह है रिएक्शन को करने से पहले कि आपको एसिडिक ऑर्डर पता होना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एसिडिक ऑर्डर पता होना चाहिए। तो आपको सेकेंडरी में मैंने बताया था, हो सकता है भी आपको याद हो। ये बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में से ज्यादा एसिडिक कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है बेटा अल्कोहल के मुकाबले में। अब वो स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या है वो मैं लिख देता हूं, अगर आपने याद नहीं किया तो फिर से याद करो उसको। सबसे स्ट्रॉन्ग आपके पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड,
तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी Ca की होती है, ठीक है। उससे कम एसिडिटी होती है फिनॉल की, ठीक है। इसी चैप्टर में फिनॉल भी हमने पढ़ना होता है ना। और उससे भी कम एसिडिटी होती है बेटा अल्कोहल की, ठीक है। उससे भी कम एसिडिटी होती है अल्कोहल की। कम से कम इन 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आप इसके एसिडिक ऑर्डर को याद रखना। कार्बोक्सिलिक एसिड इज द मोस्ट एसिडिक वन, देन फिनॉल, देन अल्कोहल। तो इस रिएक्शन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आ चुका है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक बिहेव करेगा और अल्कोहल क्या बन जाएगा? बेसिक। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो उसके सामने वो बेसिक बिहेव करेगा। तो बेसिक बिहेव करने का मतलब ये है कि अपने अंदर से क्या निकालेगा? OH नेगेटिव निकालेगा और इस एसिड के अंदर से H पॉजिटिव निकलेगा बेटा, ठीक है। तो और अगर ये H पॉजिटिव है तो इसका बकिया पूरा आयन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसी तरह से अगर ये OH नेगेटिव है तो C2H5 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब आयन एक्सचेंज कर दें। तो थोड़ी सी नॉलेज अगर आपके पास रिएक्शंस के हवाले से हो तो रिएक्शंस आप कर सकते हो। यहाँ का नेगेटिव, वहां का पॉजिटिव, इन दोनों को मिला दो। CH3COO, दिस इज द नेगेटिव आयन एंड दिस वन इज द पॉजिटिव। तो ये हो गया C2H5 और साथ में क्या बन जाएगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर बना देंगे H2O यानी कि वाटर। ये आपका हो गया रिएक्शन मुकम्मल इस तरह से। तो सिंपल है, अगर आपको ये ऑर्डर याद है तो ये पता होगा कि एसिड कौन है और बेस कौन है, तो उस तरह से आप ये रिएक्शन करवा दोगे। अच्छा अब देखो बेटा, ये जो कंपाउंड आपके पास बनकर आया है, आपको इजीली पता होना चाहिए कि ये फंक्शनल ग्रुप ईस्टर का होता है। COO इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर। इसका मतलब है कि व्हेनेवर अ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद एन अल्कोहल एन ईस्टर इज फॉर्म्ड, हमेशा, मतलब आप कोई कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे चेंज करते जाओ कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। मतलब यहाँ पे CH3 लगा हुआ है ना, अगला मेंबर क्या होगा? C2H5 आ जाएगा। रेडिकल बदलते जाओगे तो हायर मेंबर आता जाएगा ना। लेकिन बेटा CH3 का तो रिएक्शन में कोई रोल ही नहीं है, वो तो एज इट इज आ जाता है। रोल तो यहाँ से शुरू होता है, तो H यहाँ से, OH यहाँ से निकलेगा, हायर मेंबर बनते चले जाएंगे। तो ये जो कंपाउंड आपके पास बनकर आया है ये एक ईस्टर है, और ईस्टर बनने वाले रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन कहा जाता है। ये रिएक्शन हमने स्टेरिफिकेशन के नाम से पढ़ा हुआ है ना। तो ये रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ईस्टेरिफिकेशन, मतलब अ प्रोसेस इन विच एन ईस्टर इज फॉर्म्ड। और ईस्टर हमेशा कब बनता है? जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं। जब भी ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे ईस्टर बनेगा, ठीक है। और ये याद रखो कि कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H+ निकालेगा और अल्कोहल हमेशा अपना OH- निकालेगा, वाटर बनेगा और बाकी चीजों को मिलाओगे तो ईस्टर बन जाएगा। और जो बैकवर्ड रिएक्शन है ना बेटा, वो है हाइड्रोलिसिस। जो बैकवर्ड रिएक्शन है, अगर इस रिएक्शन का रिवर्स सोचोगे तो हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस समझते हो ना? वाटर के साथ रिएक्शन करके ब्रेक हो जाना। हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब ब्रेक हो जाना। तो देखो ये ईस्टर है, अगर ईस्टर वाटर से रिएक्शन करेगा तो 2 हिस्सों में टूटेगा और वो 2 हिस्से वापस यही वाले बन जाएंगे जिससे वो बनकर आया था। तो इसको कहा जाएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस। ये जो आपका ईस्टर है वो वाटर से रिएक्शन करके ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अच्छा, इसके अंदर भी जो आपका अल्कोहल है, ये आपसे पूछ भी सकते हैं कि इस रिएक्शन में भी अल्कोहल कैसे बिहेव कर रहा है। तो अल्कोहल इस रिएक्शन के अंदर भी एज अ बेस ही बिहेव कर रहा है बेटा, ठीक है। स्टेरिफिकेशन में भी अल्कोहल बेसिक नेचर का कंपाउंड खुद को शो कर रहा है। अच्छा, ये जो मैंने एसिडिक ऑर्डर वाली बात कही है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, अल्कोहल, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिडिक है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन इसका कोई मुकाबला HCl, H2SO4 वगैरह के साथ नहीं होता, ये जानते हो ना। कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड, कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड उठा लो, वीकेस्ट इनऑर्गेनिक एसिड भी उठा लो, तो वो इससे स्ट्रॉन्गर ही होगा। ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और इनऑर्गेनिक एसिड्स को मिनरल एसिड्स कहा जाता है। मिनरल एसिड्स लाइक HCl, HNO3, H2SO4, वो सब के सब स्ट्रॉन्ग होंगे एज कंपेयर टू Ca। मतलब इनका कोई मुकाबला नहीं है, हमेशा वीकर होंगे, वो हमेशा स्ट्रॉन्गर होंगे। एक MCQ भी सेकेंड ईयर के अंदर आपने इस तरह का देखा है। 3 ऑप्शंस आपको यहां से देते हैं और एक ऑप्शन दे देते हैं H2SO4 वाला, तो आप टिक लगाते हो H2SO4 पर कि वो स्ट्रॉन्गर है क्योंकि वो मिनरल है, इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक एसिड हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्गर होता है, कोई भी एसिड हो। तो ये आपके पास दूसरा रिएक्शन हो गया। थर्ड रिएक्शन हम लेंगे अल्कोहल का।
दैट इज रिएक्शन विथ SOCl2 या PCl3। याद है ये दोनों रिएक्शंस, SOCl2 और PCl3, एक ऑड इनऑर्गेनिक टाइप के रिएक्शंस थे यार। इसको कौन मुकम्मल करके दिखाएगा? अल्कोहल ले लो कोई भी और उसका रिएक्शन SOCl2 या PCl3 से करवाओ, क्या बनेगा? सो रिएक्शन विद SOCl2, पहला रिएक्शन करके देखते हैं बेटा। आप लोगों ने अगर किया है तो इसको मैच करो, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये दोनों भी। अल्कोहल प्लस SOCl2, ठीक है। SOCl2 बेटा क्या कहते क्या है इसको? SOCl2 को कहते क्या है जी? यस, इसको दो नाम दिए जाते हैं। एक तो कहते हैं इसको थायोनाइल क्लोराइड। थायो का लफ्ज हमेशा सल्फर के लिए इस्तेमाल होता है, थायो हमेशा सल्फर के लिए यूज करते हैं, तो थायोनाइल क्लोराइड। या फिर इसको क्या कहते हो? सल्फराइल क्लोराइड, ठीक है। सल्फर से सल्फराइल क्लोराइड कह दिया जाता है। ये दोनों नाम इसके हैं। तो इसमें ये होता है बेटा कि सबसे पहले इसका जो क्लोरीन एटम है ना वो इसके OH को रिप्लेस करता है, और रिप्लेस करने के बाद अल्काइल हैलाइड बना देता है। सबसे पहले तो अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है अल्काइल हैलाइड में, OH पूरा निकल जाता है, उसकी जगह Cl आ जाता है। ये बिल्कुल इस तरह का रिएक्शन है यहाँ पे जैसे हुआ है। ये देखो, इस Cl OH को हम रिप्लेस कर रहे हैं, OH ने OH को पूरा पूरा हटाया, उसकी जगह Cl लगा दिया। सेम काम वहां पे भी किया है, अल्काइल हैलाइड आया। फिर बाकी जो चीजें हैं ना बेटा, उसको कंबाइन करो तो आपके पास दो तरह की डिफरेंट गैसेस बन जाती हैं। देखो, एक SO2 बन जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2 और एक HCl गैस बन जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये चूंकि आपने यहां से OH पूरा निकाला है ना, तो एक O SO से कंबाइन होकर SO2 बनाता है और एक HCl से कंबाइन होकर HCl बनाता है। ये आपके पास ये दोनों की दोनों गैसेस हैं, HCl भी गैस है, SO2 भी गैस है। SO2 गैस कैसे बनी है बेटा? ये देखो, SO और ये वाला ऑक्सीजन, और HCl कैसे बनी है? यहां से H और एक Cl, और एक Cl तो इसकी जगह रिप्लेस हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस रिएक्शन को आपने याद करना है बेटा। दूसरा रिएक्शन है C2H5OH प्लस TCl3। TCl3 को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कहा जाता है। साथ साथ चलोगे बेटा जरा। TCl3 is termed as phosphorus trichloride। एक नॉन मेटल का सॉल्ट है TCl3। सबसे पहले वही काम करो कि क्लोरीन को OH की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दो। ये दोनों रिएक्शन एक अंदाज से होते हैं तकरीबन। तो एक क्लोरीन जो आपको नजर आ रहा है उसकी जगह पर आपने वो पूरा OH की जगह पर आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर इस रिएक्शन को बैलेंस कर दिया जाता है बेटा, ठीक है। कैसे बैलेंस कर दिया जाता है? यहाँ पे 3 क्लोरीन के एटम्स हैं, यहाँ पर एक ही है, तो आप इसको बैलेंस करने के लिए 3 लगा देते हो, ठीक है। ऐसा करने के दौरान आप C2H5 से पहले भी 3 लगा चुके होते हो, तो यहाँ पे भी 3 लगाना होता है ताकि इथाइल रेडिकल बैलेंस हो जाए। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट बेटा H3PO3 बन जाता है। क्या ख्याल है? दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? H3, एक फास्फोरस और फिर O3, H3PO3। H3PO3 इसको क्या कहा जाता है बेटा? फास्फोरस एसिड कहा जाता है ना। H3PO4 को कहते हैं फास्फोरिक एसिड। H3PO4 होगा तो फास्फोरिक एसिड होगा, और अगर H3PO3 है तो फास्फोरस एसिड होगा। दिस इज फास्फोरस एसिड। और अगर ये H3PO4 होता तो इसको फास्फोरिक एसिड कह देते।
ठीक है, अगला रिएक्शन देखते हैं। अच्छा एक बात आप बता दीजिए बेटा, इसमें अब लिखने की जरूरत नहीं है, बताइए इन दोनों रिएक्शंस में अल्कोहल बेस है या एसिड है? बेस है ना। वाई बेस? बिकॉज पूरा OH निकल गया है, पूरा OH निकला है और उसकी जगह पर Cl आ गया है। इस तरह देखा करो कि वो अपने पूरे फंक्शनल ग्रुप को निकाल रहा है या फंक्शनल ग्रुप से सिर्फ H को निकाल रहा है। तो भाई ये पूरा पूरा OH नेगेटिव निकाल रहा है, जिसकी वजह से ये यहां पर भी बेसिक खुद को प्रूव कर रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बेटा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या बनता है बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से? भाई अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो कम से कम अल्कोहल का एक मेंबर तो पता है ना, डिहाइड्रेशन का मतलब भी पता है। तो इससे डिहाइड्रेट करके देखो, इसको क्या निकालोगे? वाटर निकाल दो। वाटर निकालोगे तो कार्बन तो सेम रहेगा, हाइड्रोजन 5 और 1 6 हैं, 2 हाइड्रोजन निकाल दो 4 बच जाएंगे, क्योंकि वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं ना, और 1 ऑक्सीजन भी निकाल दो तो बेटा यही बन जाएगा। ये माइनस वाटर करो इससे तो ये फॉर्मूला बच जाएगा। तो ये अल्कीन का मेंबर है ना। अच्छा एक बात बताओ, क्या अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से हमेशा अल्कीन बनता है? क्या बन जाता है फर्दर? अल्काइन। क्या अल्कीन की डिहाइड्रेशन से हमेशा, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से हमेशा अल्कीन बनता है, या थोड़ी बहुत कंडीशन को तब्दील करके कुछ और भी बनाया जा सकता है? भाई 2 तरह के डिहाइड्रेशन रिएक्शन होते हैं अल्कोहल के, दोनों को मैं यहां पर बना देता हूं समराइज करके, आप नोट डाउन कर लो पहले। देखो बेटा अल्कोहल जो है ना वो 2 तरह के डिहाइड्रेशन परफॉर्म करता है, सही है? 2 तरह के डिहाइड्रेशन परफॉर्म करता है। एक डिहाइड्रेशन के नतीजे में वो अल्कीन बनाता है जो कि बहुत ज्यादा फेमिलियर है, और दूसरे डिहाइड्रेशन के नतीजे में ईथर बनाता है बेटा, ईथर की फॉर्मेशन करता है। दोनों रिएक्शन अभी आपके सामने रख देंगे, आपको याद आ जाएगा। रिएक्शन बड़ा इजी है। तो अल्कोहल को जब कभी भी डिहाइड्रेट करोगे वो अल्कीन भी बना सकता है, वो ईथर भी बना सकता है, लेकिन कंडीशंस हैं। बेटा ये बताओ डिहाइड्रेट करने के लिए यूज क्या किया जाता है? कंसंट्रेटेड H2SO4। अब सुनो टेम्परेचर वाली बात सुनो बेटा, अगर तुम इसको टेम्परेचर दोगे 170 डिग्री सेंटीग्रेड का तो ये अल्कीन में कन्वर्ट होगा। इसको तो याद करना है ना, मतलब कंडीशन 170 डिग्री पर अल्कीन में कन्वर्ट होगा। और अगर सेम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करो, देखो यहां तक की बात सेम है, ठीक है, लेकिन अगर ये टेम्परेचर आप दे दो 140 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो पेपर में गौर से देखना कि क्या पूछा जा रहा है। तो अगर 140 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो फिर आपके पास ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी। बट इसमें एक और इजाफी बात है, और वो इजाफी बात ये है कि इस वक्त इस वे पर, इस पाथ पर अगर तुम रिएक्शन को लेकर चलोगे तो अल्कोहल जो है ना इस पाथ पर एक्सेस में होगा बेटा। अल्कोहल किस में होगा? एक्सेस में होगा। एक्सेस का मतलब है एक मॉलिक्यूल नहीं होगा, 2 होंगे, इजाफी में होंगे ना। एक्सेस का मतलब होता है जायद होंगे। मतलब मैं करके बताता हूं अभी, बट ये आपको मैथ तो याद होना चाहिए। अगर अल्कोहल का एक ही मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट कर रहे हो तो अल्कीन बनेगा, कंडीशन ये होगी। और अगर 2 मॉलिक्यूल्स डिहाइड्रेट कर रहे हो, कंडीशन ये है, तो ईथर बनेगा। अब चलो करके देखते हैं इसको। देखो भाई ये आपके पास फर्स्ट रिएक्शन आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया C2H5OH। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को एरो पर लिखोगे, ठीक है, और 170 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक्सेस नहीं है। एक्सेस नहीं है मतलब आपका जो अल्कोहल है वो एक ही मोल इस्तेमाल होगा, उससे पहले 2 3 4 इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो बेटा ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम सबको पता है कि इस कंपाउंड में से वाटर निकाल देगा। तो वाटर निकाल कर अगर सोचोगे तो ये कंपाउंड C2H4 हो जाएगा और साथ में बच जाएगा वाटर। तो देखो ये अल्कीन बन गया। इथेनॉल से इथीन की फॉर्मेशन हो गई। ये पहला रिएक्शन हो गया। यानी इसमें नोटेबल बात यही है कि आप 170 डिग्री का टेम्परेचर यूज कर रहे हो और साथ में अल्कोहल भी जो है वो एक्सेस में यूज नहीं हो रहा है बल्कि लिमिटेड है, 1 मोल है।
1 मोल इस्तेमाल किया जा रहा है। अब दूसरा वाला पार्ट देखो, ठीक है, एक्सेस के लफ्ज को समझो। एक्सेस का क्या मतलब है ये समझो। अब मैं रिएक्शन नंबर 2 बता रहा हूं, ठीक है। तो ये देखो C2H5OH, C2H5OH प्लस, तवज्जो रखना, ये देखो, हाँ भाई, ये कितने मोल आ गए इथाइल अल्कोहल के? 2 मोल्स आ गए बेटा। देखो मैंने एक इथाइल अल्कोहल को एक दफा नहीं लिखा बल्कि 2 दफा लिखा है, ठीक है। जायद क्वांटिटी में इस्तेमाल करना ही केमिस्ट्री में कहते हैं कि एक्सेस में यूज हो रहा है। व्हेन इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड इन एक्सेस इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये आपके पास इस रिएक्शन की कंडीशन है। आप यहां पे लिखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड, जाहिर है कंसंट्रेटेड होगा, और टेम्परेचर कितना रखा जाता है यहाँ पे? 140 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा, ठीक है। ये 2 बातें मुख्तलिफ हो गई, यहाँ 170 था, यहाँ 140 है। यहाँ एक ही इथाइल अल्कोहल था, यहाँ पे 2 इथाइल अल्कोहल थे, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे होगा भाई? इधर देखो बोर्ड पर, यहां से H प्लस निकलेगा और यहां से OH माइनस निकलेगा। तो ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, H प्लस और OH माइनस, और ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे। तो बेटा वाटर का रिमूवल हो गया ना। वाटर का रिमूवल ही तो क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन। बट इस दफा डिहाइड्रेशन एक मॉलिक्यूल से नहीं हुआ बल्कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल से हुआ है। वाटर की फॉर्मेशन एक्सेस अल्कोहल के साथ हो रही है, तो वाटर को हम आखिर में शो कर देंगे। अब बाकी चीजों को कंबाइन कर लो। देखो अगर H पॉजिटिव है तो ये पूरा हिस्सा नेगेटिव होगा, ये OH नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इन दोनों को मिला दो तो ये हो जाएगा C2H5O, ये पूरा हिस्सा नेगेटिव है और ये C2H5 है पॉजिटिव। तो देखो बेटा ये ईथर बन गया। सेंटर में ऑक्सीजन है और दोनों तरफ रेडिकल्स लगे हुए हैं, बीच में ऑक्सीजन और इसके दोनों तरफ रेडिकल्स, ये बन गया ईथर। और फिर साथ में आपके पास वाटर की फॉर्मेशन हो गई। सो दिस कंपाउंड इज एन ईथर। तो हमेशा याद रखना भाई, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से हमेशा अल्कीन नहीं बनता है, कंडीशन वाइज चेंज हो जाती है ये बात। अल्कीन भी बन सकता है और ईथर भी बन सकता है। तो वो दोनों बातें मैंने यहां पर लिख दी हैं। नेक्स्ट रिएक्शन पर आएंगे। अल्केन का अगला रिएक्शन, अच्छा ये सेकेंड ईयर की बुक में तो नहीं है बेटा ये रिएक्शन, लेकिन ये एनईडी के पास पेपर में 1-2 दफा, चूंकि पुरानी किताब से एनईडी में सवाल आते हैं तो उसमें ये पास पेपर में सवाल आया हुआ है, तो वो ये देख ले। तो बेटा ऐसा है कि ये आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप सारे जानते हैं ना, मैग्नीशियम के साथ R और X लगा हुआ होता है। मैग्नीशियम के साथ ऊपर R लगा होता है, नीचे X लगा हुआ होता है। दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अल्कोहल से करना है, ठीक है। ये है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अच्छा ये सेकेंड ईयर की बुक में ये रिएक्शन नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो बेटा ये वाली आयोनाइजेशन आपको पता है ना, MgCl पर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव का, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, Cl की -1 होती है। +2 -1 +1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये वाला बॉन्ड +1 है तो ये वाला क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो +1 -1 एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह अल्कोहल यहां एसिडिक बिहेव करता है बेटा। बी में एक जुमला लिख भी देता हूं। और ये पूरा बाकी हिस्सा जो है ये जाहिर है नेगेटिव है, वो C2H5।
अच्छा, H पॉजिटिव मैं क्यों निकालना चाह रहा हूं उसका, क्योंकि यहां से CH3 जो है ना, ये H पॉजिटिव से कंबाइन होके क्या बनाएगा, अल्केन का फर्स्ट मेंबर बना देगा बेटा। याद रखना, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो अल्केन बनता है। ये जुमला हमेशा याद रखना, जब कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो अल्केन की फॉर्मेशन होती है। ये अल्केन है, CH3H+। ठीक है, तो ये अल्केन की फॉर्मेशन है। बाकी चीजें फिर इसी तरह कंबाइन हो जाती हैं। ये MgCl हो गया, और यहां से CH3 निकलने के बाद चूंकि वो नेगेटिव था तो उसकी जगह OC2H5 आ जाएगा। उसको ऐसे लिखा जाएगा OC2H5, चूंकि ऑक्सीजन ने मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाना है। मैग्नीशियम ने OC2H5 के साथ, तो ये आपका बाय प्रोडक्ट है। असल प्रोडक्ट तो ये है। अब इसमें दो बातें, व्हेन, ये इसको ऐसे लिखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब कभी भी अल्कोहल के किसी भी मेंबर से रिएक्शन करेगा तो अल्केन फॉर्म करेगा। अगर ये याद रखोगे तो अल्कोहल के अंदर से आप H पॉजिटिव निकालोगे और वो H पॉजिटिव CH3 से रिएक्शन करके CH4 बना रहा होगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये याद रखो कि अल्कोहल बिहेव्स एज एन एसिड when reacts with ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या इस जुमले की समझ आ रही है बेटा? क्या इस जुमले का मतलब समझ आ रहा है? पढ़ो। कह रहे हैं अल्कोहल बिहेव कर रहा है या करता है एसिड की तरह जब वो किससे रिएक्शन करता है। अच्छा, कैसे पता लग रहा है बेटा? देखो, ये अपने पूरा फंक्शनल ग्रुप नहीं निकाल रहा, OH नेगेटिव नहीं निकाल रहा। देखो ये OH नेगेटिव O अभी भी इसके साथ है, तो इसके अंदर से सिर्फ क्या निकला है, H पॉजिटिव निकला है बेटा। H पॉजिटिव निकालने वाला सब्सटेंस क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। तो जब भी कभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो वहां पे अल्कोहल एसिड बिहेव कर रहा होगा। इसीलिए अल्कोहल को कहते हैं कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस होता है, बाज़ जगहों पर एसिड और बाज़ जगहों पर बेसिक बिहेव कर रहा होता है। अगला रिएक्शन देखेंगे ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। बेटा ये तो बहुत ही, मतलब हो सकता है आपको ये रिएक्शन याद भी हो पहले से। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड ईयर के लिए तो खास तौर से, और एमसीक्यूज भी बनते हैं इससे। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन। तो ये बताइए बेटा, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए बहुत सारे एजेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं ना। तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या यूज करते हो? K2Cr2O7 प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा इन दोनों का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। ठीक है, मतलब ये हमारी पूरी टेक्स्ट बुक में यही इस्तेमाल हुआ है जब कभी भी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने की बात आई है। अदरवाइज आप इसकी जगह KMnO4 भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, काम तो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना होता है ना। तो भाई रिएक्शन करने से पहले मुझे ये बताओ, अल्कोहल तो तीन तरह के होते हैं हमारे पास, है ना। एक आपके पास होता है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, एक आपके पास होता है सेकेंडरी अल्कोहल, और एक आपके पास होता है टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो जब कभी भी आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे, सेकेंडरी को ऑक्सीडाइज करोगे, टर्शरी को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या होगा? अच्छा, ऑक्सीडाइज करने का मतलब ये है कि आप इसका रिएक्शन किससे करवाओगे? नेसेंट ऑक्सीजन से। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन से। और ये नेसेंट ऑक्सीजन कहां से हासिल होगा वो मैंने ऊपर लिख दिया है, वहां से हासिल होगा। चलो जल्दी जल्दी बताओ, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? नहीं याद है? एल्डिहाइड बनता है भाई। हाँ भाई, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमेशा एल्डिहाइड बनता है बेटा। मतलब ये तो रिएक्शन किए बगैर याद रखो ना। और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। मतलब ये एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन का सबसे आसान तरीकेकार है। जो अगला चैप्टर आप एल्डिहाइड कीटोन का पढ़ते हो वो तकरीबन यहीं से हो जाता है डील। तो इसकी ऑक्सीडेशन से आप क्या बना लेते हो भाई? कीटोन। और टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से
ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है बेटा, है ना, कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। अच्छा एक बात और बेटा, नोट करने से पहले एक दो बातें और सुनो। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने से क्या बनता है, मतलब ये रिएक्शन हम मजीद आगे बढ़ाते हैं। देखो जरा सुनो, इधर तवज्जो रखना बेटा। अभी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप इस्तेमाल कर रहे हो, मैंने सेकेंड ईयर में 12 बताया कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। देयर आर टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज्ड इन आवर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री बुक, KMnO4, K2Cr2O7। 99 रिएक्शंस के अंदर K2Cr2O7 इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ एक जगह पर KMnO4 इस्तेमाल हुआ है। कहां पर हुआ है, कहां पर हुआ है? टॉलिन को ऑक्सीडाइज करने के लिए हुआ है बस। भाई टॉलिन को ऑक्सीडाइज करते हैं KMnO4 की मौजूदगी में तो बेंजोइक एसिड बन जाता है। बेंजोइक एसिड बेंजीन के अंदर आपको पढ़ाया मैंने, ये एक जगह पर होता है, बाकी तमाम जगहों पर ये यूज होता है। ये दो ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं बेटा। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है ना, तो ये रुकते नहीं है, नेसेंट ऑक्सीजन बहुत तेजी से प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो नेसेंट ऑक्सीजन जब बहुत तेजी से प्रोड्यूस होता चला जा रहा है, तो आपके कंटेनर में द मोमेंट एल्डिहाइड फॉर्म्स इट इज ऑक्सीडाइज्ड फर्दर टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड्स। रुकते थोड़ी है यहाँ पर, ये रिएक्शन कंट्रोल नहीं हो पाता। मतलब अगर आपने इस मेथड के जरिए एल्डी, सुनिएगा, इस मेथड के जरिए अगर एल्डिहाइड बनाना है या कीटोन बनाना है, आप नहीं बना सकते, क्योंकि ये एल्डिहाइड और कीटोन इस रिएक्शन में बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन के लिए बनता है। क्यों? क्योंकि ये जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से प्रोड्यूस हुआ है। वो नेसेंट ऑक्सीजन उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। तो आप इस मेथड से एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। हल बताइए इसका, पढ़ा है सेकेंड ईयर में, इसका हल बताइए मुझे। एल्डिहाइड और कीटोन इसी मेथड से बनाना है, क्या करूं? भाई ये खास तरह का मैंने वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको बताया था, अगर किसी को याद हो तो बताओ। नहीं, टॉलेंस तो वीक होता है ना। कंट्रोल करना है इसको, कंट्रोल करना है, इस रिएक्शन को कंट्रोल करना है यहीं पर कि ये रुक जाए। एक ही होता है, एक ही PCC होता है, PCC। ये बात याद आ रही है? PCC, तो PCC को कहा जाता है कि ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब अगर आप चाहते हो कि आप इस रिएक्शन को प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड पर लाकर रोक दो, तो फिर ये यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये यहां पर नहीं रुकेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये इसको भी ऑक्सीडाइज करके CA बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो आपने यहां पर लिखना होता है एरोहेड पर PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। वो जब वहां आएगा नेक्स्ट चैप्टर में तो फिर से जिक्र करेंगे, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC। ये बात समझ आ रही है? तो कंट्रोल्ड, अब 3 तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो गए ना, समझ करो जरा सबको। 2 होते हैं स्ट्रॉन्ग, कौन कौन से? KMnO4, K2Cr2O7, और कैटालाइज करने के लिए H2SO4 भी डाल देते हैं। एक बात, उसके बाद कुछ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, लाइक सबसे पहले होता है क्रोमिक एसिड, एक जगह पर यूज हुआ है, वो अगले चैप्टर में आएगा, H2CrO4 क्रोमिक एसिड, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग ऑल। उसके बाद फेलिंग सॉल्यूशन, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसको माइल्ड ऑक्सीडाइजर कहा जाता है ना, माइल्ड मतलब कमजोर, वीक। उसके बाद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, यूज नहीं होता सेकेंड ईयर में, प्रैक्टिकल्स में करते हो। और एक होता है टोलेंस रिएजेंट। ये 4 हैं जो वीक होते हैं, H2CrO4, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, टोलेंस सॉल्यूशन, ये टोलेंस रिएजेंट। दीज आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। उसके अलावा 2 स्ट्रॉन्ग हो गए, एक होता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज PCC। ये आपके पूरे बुक की समरी है, इसको ध्यान में रखो, इसका इस्तेमाल ध्यान में रखो। तो अब एक बात और कि अगर इसी का इस्तेमाल करके रिएक्शन आगे बढ़ाओगे ना बेटा, तो ये एल्डिहाइड नहीं रहेगा, बल्कि ये क्या बन जाएगा बेटा? यस, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है। और बताओ कीटोन ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है? वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाता है बेटा, बस थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्शन फॉलो करते हैं, अगले चैप्टर में आएगा तो वहां डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। और टर्शरी वाला जो है वो आपके पास ऑक्सीडाइज ही नहीं हो पाता। यहां तक की बातों को जरा नोट करो, फिर इसके रिएक्शन पर आते हैं, कुछ बातें वहां देखेंगे। और नोट कर चुके हो तो फिर आगे चलते हैं, आगे चलें। चलो अभी ये बताओ इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। ऑक्सीडेशन के दौरान, सवाल सुन रहे हो भाई सारे, ऑक्सीडेशन के दौरान अल्कोहल एसिडिक बिहेव करता है या बेसिक? ये तो रिएक्शन करके पता चलेगा, करो। अब देखते हैं किसको आता है करना। प्राइमरी अल्कोहल को पहले ऑक्सीडाइज करवाओ
और बताओ कि ये एसिड है या बेस है। अगर पूरा OH निकाल रहा है तो बेस होगा, अगर सिर्फ OH में से H वाला हिस्सा निकाल रहा है तो एसिड होगा। करके बताओ। तो फिर ये होगा कि उसका रूल सारे का सारा रिकॉल हो जाएगा। बेटा ये अपना गेट बंद कर दो। ऑक्सीडाइज, बेटा सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल ले लो, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। कैसे बनाते हैं प्राइमरी अल्कोहल, ये भी तो नहीं भूल गए कहीं। एसिडिक बिहेव करेगा, बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन अल्कोहल बिहेव्स एज एन एसिड। करके बताते हैं, देखो कैसे। भाई सबसे पहले तो प्राइमरी अल्कोहल चाहिए ना, तो बेटा जरा कार्बन लो सबसे पहले, उसको अल्कोहल बनाओ। स्टेप बाय स्टेप चला करो। कार्बन लिया, उसको अल्कोहल बना दिया, OH लगा दिया, अल्कोहल बन गया। अब कार्बन के कितने मजीद बॉन्ड खाली हैं? 3। इसको प्राइमरी बनाने के लिए कम से कम एक बॉन्ड के साथ क्या लगाना होगा? एक रेडिकल लगा दो। बेटा रेडिकल है ना, मिथाइल रेडिकल CH3, एक कार्बन लग गया, बन गया प्राइमरी। बाकी कितने बॉन्ड खाली हैं बेटा इसके? 2 बॉन्ड। तो दोनों बॉन्ड के साथ क्या लगाओगे? हाइड्रोजन लगा दोगे। क्या ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया? अगर सेकेंडरी करना होगा तो 2 जगह CH3 लगा देना, टर्शरी करना होगा तो 3 जगह CH3 लगा देना। क्या बात समझ आ रही है? तो ये हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। बेटा अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडेशन जब भी कहेंगे नेसेंट ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेना। और नेसेंट ऑक्सीजन कहां से निकला करेगा? K2Cr2O7 और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब किसी को ऑक्सीडेशन का रूल याद है? रूल के जरिए होता है ना ये रिएक्शन। क्या रूल है? एक हाइड्रोजन निकलेगा फंक्शनल ग्रुप से और एक हाइड्रोजन निकलेगा अल्फा कार्बन से। ये रूल है, मतलब ये टूल अगर किसी को पता है तो रिएक्शन करवा सकता है। बेटा ये रहा फंक्शनल ग्रुप, यहां से एक हाइड्रोजन निकालो, मतलब ये निकाल दो, क्लियर हो गया। और एक निकालो अल्फा कार्बन से। क्या ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है? इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है बेटा? एक और एक, दो। यहां से कोई भी एक निकाल दो। मैं ये निकाल देता हूं, ये 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, ये दोनों हाइड्रोजन जाएंगे नेसेंट ऑक्सीजन के पास और नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देंगे? वाटर की फॉर्मेशन कर देंगे। ये रूल याद रखो बस, कोई भी अल्कोहल आ जाए ये रूल याद रखो। ये वाटर निकल गया, ये वाटर निकल गया। अब एक बात बताओ बेटा, कितने सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए टोटल? आपको पता है ना, O और H के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो एक सिग्मा वहां से टूटा, एक सिग्मा यहां से। 2 सिग्मा के टूटने से इनके बीच में क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बन जाएगा बेटा। तो बन गया ना एल्डिहाइड। ये देखो CH3, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि रिएक्शन में पार्ट ही नहीं ले रहा। सिंगल बॉन्ड C, ऊपर चले जाओ, इसके O लगा हुआ है, राइट साइड पर जाओ, हाइड्रोजन लगा हुआ है। चलो भाई, H गायब हो गया, H गायब हो गया, बीच में क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। ये लो यहाँ पे आ गया पाई बॉन्ड। क्या ये रिएक्शन समझ आ रहा है बेटा? ये कौन सा कंपाउंड बन गया? एल्डिहाइड। क्या इसको एसिटल्डिहाइड कहा जाएगा? क्योंकि 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड है। ये सब रिएक्शन बेटा सेकेंडरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करो कि खुद से इन रिएक्शंस को पहले करो। एसिटल्डिहाइड। अच्छा अब एक बात सुनो, ये रिएक्शन मैंने क्यों किया है? सिर्फ ये बताने के लिए किया बेटा कि इस रिएक्शन के अंदर अल्कोहल एसिडिक बिहेव कर रहा है या नहीं? ऐसा क्यों एसिडिक बिहेव कर रहा है बेटा? क्योंकि ये इसका फंक्शनल ग्रुप है या नहीं? ऐसा ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। क्या इसका पूरा फंक्शनल ग्रुप निकल गया है? क्या इसने पूरा OH नेगेटिव निकाल लिया? नहीं, O तो अभी भी इसके पास मौजूद है, सिर्फ उसके अंदर से क्या निकला है बेटा? H पॉजिटिव। तो जो कंपाउंड H पॉजिटिव निकालता है ड्यूरिंग इट्स रिएक्शन, उसको क्या कहा जाता है? एसिडिक कहा जाता है। तो ऑक्सीडेशन के दौरान अल्कोहल एसिडिक बिहेव करता है। एक बात अभी मैं लिख भी देता हूं इस बात को। दूसरी बात ये बताओ कि क्या ये वाला रिएक्शन, क्या ये रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल है? क्या इस रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा? भाई एडिशन में पाई टूटकर 2 सिग्मा बनते हैं ना। एलिमिनेशन एडिशन में पाई टूटकर 2 सिग्मा बनते हैं। यहां 2 सिग्मा टूटकर 1 पाई वापस बन गया। तो रिवर्सल होता है ना एडिशन और एलिमिनेशन एक दूसरे का। ऐड होना, एलिमिनेट हो जाना, रिवर्सल है दोनों एक दूसरे का, तो मैकेनिज्म भी रिवर्सल होता है। तो बेटा ये रिएक्शन भी आपके पास एलिमिनेशन की एक मिसाल है कि यहां से 2 हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहे हैं बाय ब्रेकिंग 2 डिफरेंट सिग्मा बॉन्ड्स एंड फॉर्मिंग अ पाई बॉन्ड बिटवीन C एंड O। और ये एलिमिनेशन भी बीटा एलिमिनेशन है। क्या ख्याल है? ये एलिमिनेशन भी बीटा एलिमिनेशन है। क्यों? क्योंकि बीटा एलिमिनेशन क्या होता है बेटा? एडजेसेंट एटम से ग्रुप ऑफ एटम्स का रिमूवल होता है। क्या बात की है मैंने? इधर देखो बेटा, ये वाला हाइड्रोजन कार्बन से निकला है ना, और ये वाला हाइड्रोजन कहां से निकला है?
ऑक्सीजन से। क्या ये कार्बन और ऑक्सीजन एडजेसेंट एटम्स नहीं है? तो अगर एडजेसेंट एटम्स के पास से दो एटम्स निकलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? बीटा एलिमिनेशन। यही तो सेकेंड ईयर का मौजूद है, बीटा एलिमिनेशन, 1-2 एलिमिनेशन भी कहा जाता है इसको। ये बात समझ आ रही है? तो ये आपका कहलाएगा बीटा एलिमिनेशन। ये दोनों बातें मैं यहां पर नोट कर रहा हूं बेटा, आप लिख लो कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एल्कोहल बिहेव्स एज एन एसिड। ऑक्सीडेशन के दौरान अल्कोहल एसिड बिहेव कर रहा है। एसिड क्यों बिहेव कर रहा है? वजह मैंने बता दी है बेटा कि उसके पूरे फंक्शनल ग्रुप से सिर्फ H वाला हिस्सा निकल जाता है, वो वैसे का वैसा रह जाता है। अगर पूरा OH निकलेगा तो बेस होगा, सिर्फ H निकलेगा तो एसिड होगा। और दूसरा ये बता दिया मैंने कि ये जो ऑक्सीडेशन है अल्कोहल का, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इज एन, कौन सा रिएक्शन है बेटा? ये एलिमिनेशन रिएक्शन, और मोर प्रिसाइजली इट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहां से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में, उसको ध्यान में रखो अच्छी तरह। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन भी बेटा बहुत आसानी से आप करवा सकते हो, है ना। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए क्या करोगे? एक कार्बन लोगे सबसे पहले, उसके साथ लगा दोगे अल्कोहल। ये आपका अल्कोहल आ गया, OH वाला फंक्शनल ग्रुप, ये बन गया अल्कोहल। अब इसको सेकेंडरी बनाओ, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलो। एक रेडिकल लगाओगे प्राइमरी बनेगा, दो रेडिकल लगाओगे सेकेंडरी बन जाएगा। अब एक बॉन्ड इसका खाली है, वहां पे हाइड्रोजन लगा दो, ये बन गया तुम्हारा सेकेंडरी अल्कोहल। ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसको ऑक्सीडाइज करवा दो, ये हो गया ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडाइज हमेशा नेसेंट ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और नेसेंट ऑक्सीजन विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम K2Cr2O7, द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो यहां पर आपने सेम ऑक्सीडाइजर इस्तेमाल कर लिया, रूल वही लग जाएगा। क्या रूल होता है बेटा? एक हाइड्रोजन कहां से निकलेगा? फंक्शनल ग्रुप से। एक हाइड्रोजन कहां से निकलेगा? अल्फा कार्बन से। ये अल्फा कार्बन है ना जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है, एक H यहां से, एक H यहां से। ये दोनों नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे और कंबाइन होके बना देंगे वाटर। और इसी तरह से एक पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो गए बेटा, तो एक पाई बॉन्ड जो बनेगा ना वो यहां पे बन जाएगा। यहां पे बन गया पाई बॉन्ड, साथ में बन गया वाटर। तो जल्दी से बताओ बेटा, ये जो प्रोडक्ट बना है क्या ये कीटोन फैमिली का मेंबर है? क्या इसको कॉमन नेमिंग में एसीटोन कहा जाता है? क्या यही थिनर का फॉर्मूला भी होता है? ठीक है, तो ये आपका एसीटोन हो गया। तो देखो भाई, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, और टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होगा। वजह बता दीजिए। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। समझिए बात को, इधर देखिए, ये प्राइमरी अल्कोहल था ना बेटा, तवज्जो है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन ने निकलना होता है भाई, दो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास मौजूद थे, कोई भी एक निकाल देंगे रिएक्शन हो जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल के पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन था, इसको निकाल देंगे रिएक्शन हो जाएगा। बट टर्शरी के पास तो तीनों रेडिकल लगा दोगे ना, यहां पे भी CH3 आ जाएगा। तो अगर तीनों ही CH3 रेडिकल आ गए तो हाइड्रोजन तो नहीं होगा। तो जुमला अपने पास लिख लो, वैसे आपको याद भी होगा कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन टर्शरी अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन की गैर मौजूदगी की वजह से जो अल्कोहल है ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। बेटा डस्टर होगा, यहाँ पे डस्टर है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन टर्शरी अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। अल्फा हाइड्रोजन की गैर मौजूदगी की वजह से टर्शरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता। रिएक्शन नंबर 7, 6 कंप्लीट हो गया। अब 7 पर आते हैं। बेटा नेक्स्ट रिएक्शन, बातें नहीं, नेक्स्ट रिएक्शन की हेडिंग मार्क करो, ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऑफ। भाई ये याद है किस चीज की ऑक्सीडेटिव क्लेवेज करवाते हैं? ये अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज का आखिरी रिएक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
डायोल्स की, किसी भी डायोल की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की जा सकती है। डायोल क्या होता है? डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ग्लाइकोल कहते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल को। तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ 1,2 डायोल, 1,2 डायोल, 1,2 पर डायोल मतलब 2 OH लगाने हैं, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर 2 OH लगाने हैं, ठीक है। और इसी को बेटा डायोल्स को कॉमन नेमिंग में क्या कहा जाता है? ग्लाइकोल कहा जाता है, ग्लाइकोल कहा जाता है। तो ग्लाइकोल की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाएंगे। बेटा ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का मतलब तो बताओ क्या होता है? व्हाट डज ऑक्सीडेटिव क्लीवेज मीन? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का क्या मतलब है? अच्छा एक बात यहां पे रह गई है, ये बताओ, एक मिनट, ये बताओ इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन का क्या मतलब था? इस पूरे रिएक्शन में ऑक्सीडेशन का क्या मतलब था? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। भाई अल्कोहल से हाइड्रोजन ऊपर नीचे से निकल रहे हैं ना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का गेन तो नहीं हो रहा ना यहाँ पे, ठीक है। याद रखिएगा अल्कोहल के केस में जब भी ऑक्सीडेशन की बात होती है तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन ही की बात होती है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन ही की बात होती है। बोर्ड पर देखिए जरा, यहां पर भी आपके पास डायोल आ गया है, अल्कोहल है ना, ये भी अल्कोहल है ना बेटा, ये भी। तो अल्कोहल के केस में ऑक्सीडेटिव का लफ्ज मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा साथ में। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया? लॉस ऑफ। अल्कोहल के केस में ऑक्सीडेशन ऑलवेज मींस लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर भी यही हो रहा है, लॉस ऑफ H। तो यहां भी ऑक्सीडेटिव का मतलब तो यही है, लॉस ऑफ H प्लस। सिर्फ ऑक्सीडेटिव पर बात मुकम्मल नहीं हुई, आगे क्लेवेज में लिखा हुआ है। क्लेवेज का मतलब क्या होता है बेटा? बिटवीन कार्बन एटम्स, ठीक है। क्लेवेज का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। बेटा ये दोनों बातें साथ होंगी, ये मतलब है ऑक्सीडेटिव क्लेवेज का। ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इन केस, हर जगह ये डेफिनेशन नहीं है बेटा, इन केस ऑफ अल्कोहल, क्योंकि ये डायोल है, ई भी अल्कोहल है, तो अल्कोहल जहां जहां ऑक्सीडाइज होता है हाइड्रोजन को लॉस करके होता है, तो हाइड्रोजन का लॉस भी होगा और साथ में कार्बन एटम्स के दरमियान का जो बॉन्ड है वो भी ब्रेक होगा, वो भी दरमियान से टूटेगा, ठीक है। तो हम एक ग्लाइकोल लेते हैं सबसे पहले, एक बड़ा कॉमन सा, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये हो गया आपका 1,2 डायोल, दिस इज कॉल्ड 1,2 डायोल, जो कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप्स लगे हुए हैं, इस वजह से 1,2 डायोल। इसको और क्या कहा जाता है बेटा? इसको इथाइलिन ग्लाइकोल भी कहा जाता है। बेटा ग्लाइकोल का मतलब तो समझ आता है ना, 2 OH होंगे तो ग्लाइकोल है। इथाइलिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इथाइलिन का डेरिवेटिव है। भाई इथाइलिन समझते हो ना, इथाइलिन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली, है ना। तो वो क्या होता है जरा बताओ? CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड इथाइलिन। इसका पाई बॉन्ड ब्रेक करो तो 2 सिग्मा बन जाएंगे, आप वहां 2 OH लगा दो तो इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाएगा। बात समझ आ गई? अब इसका रिएक्शन किससे करवाओगे? इसका रिएक्शन किससे करवाओगे? HiO4 से। ये याद है HiO4? नाम पता है इसका? HiO4 का बताओ, बताओ, सही बता रहे हो? भूल गए? अभी तो बताए, कैसे भूल गए? ये क्या होता है? HClO4 क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड तो ये होता है, यस इट इज कॉल्ड परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड परक्लोरिक एसिड। तो ये क्या कहलाएगा? पर आयोडिक एसिड। पर हाइफन लगाकर लिख रहा हूं आयोडिक एसिड, ठीक है, पर आयोडिक एसिड। बुक में ये दोनों अल्फाज मिला जुला कर लिखे हुए हैं तो वो अजीब सा लग रहा हो, पीरियोडिक भी पढ़ सकते हैं उसको, तो पर अलग कर दिया करो, पर आयोडिक एसिड,
अच्छा, ये यहां पर कैसे इस्तेमाल हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। कैसे पता लगा? ऑक्सीजन ज्यादा है इसके पास। जैसे KMnO4 के पास 4 ऑक्सीजन एटम्स है तो उसको कहते हैं ना ऑक्सीडाइजर है। K2Cr2O7 7 ऑक्सीजन एटम्स है। ऑक्सीजन जिसके पास ज्यादा होते हैं भाई वो ऑक्सीडाइजर होता है। तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HiO4। अच्छा जी, अब ये क्या करता है बेटा? देखो सिंपल, यहां पर अभी हमने ऑक्सीडेशन का मतलब क्या पढ़ा है बेटा? लॉस ऑफ हाइड्रो। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी उमूमन कहां से होते हैं? एक फंक्शनल ग्रुप से और एक अल्फा कार्बन से। यहां थोड़ा सा डिफरेंट होगा, देखो कैसे बेटा। इस फंक्शनल ग्रुप से एक H निकालना है, तवज्जो रखना। इस फंक्शनल ग्रुप से एक H निकालना है, इस फंक्शनल ग्रुप से एक H निकालना है। ये तो लाजिम है ना। क्यों लाजिम है? क्योंकि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर अल्कोहल खुद को एसिडिक बिहेव करवाता है। मैंने लिखा भी है वहां पर, ऑक्सीडेशन में अल्कोहल खुद को एसिडिक बिहेव करवाता है। तो अपने फंक्शनल ग्रुप से हाइड्रोजन उसने निकाल लिया। ये बात समझ आ रही है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया। ये दोनों हाइड्रोजन निकलते हैं, एक ऑक्सीजन यहां से लेते हैं और लेकर क्या बना देते हैं भाई? वाटर बना देते हैं। और ये HiO4 HiO3 में कन्वर्ट हो जाता है। भाई कोई मसला? यहां से एक ऑक्सीजन निकल गया। अच्छा, ये पर आयोडिक एसिड था, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आयोडिक एसिड। पर का मतलब होता है इजाफी ऑक्सीजन। पर का मतलब होता है इजाफी ऑक्सीजन। यहां 4 ऑक्सीजन है तो पर लगा दिया, यहां पे 3 ऑक्सीजन है तो सिर्फ आयोडिक एसिड। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब क्या होगा? अब साथ में क्लेवेज भी तो करवाना है ना। क्लेवेज का क्या मतलब होता है? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन। तो भाई 2 ही कार्बन एटम्स हैं, उन दोनों के बीच में एक ही बॉन्ड है, उसको बीच से कट कर दो। ये हो गया क्लेवेज। 2 कार्बन के बीच से आपने एक बॉन्ड काट दिया। अब देखो क्या होगा, तवज्जो रखना। ये वाला कार्बन आ गया, ये वाला, उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे बेटा? 2 हाइड्रोजन लगे। मैं एक राइट साइड पर एक लेफ्ट साइड पर ओपन कर सकता हूं ना इस तरह। और इसके नीचे, इस कार्बन के नीचे क्या लगा हुआ है? H तो नहीं है ना। H क्या बन चुका है बेटा? ये वाला भी और ये वाला भी। यहां सिर्फ ऑक्सीजन है, मैं इसको ऊपर लिख दूं। अच्छा, अब एक बात बताओ बेटा, इस ऑक्सीजन का एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन निकलने की वजह से टूटा और इस कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड क्लेवेज की वजह से टूटा। तो इन दोनों के सिग्मा बॉन्ड टूटे तो बीच में क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। तो क्या ये एल्डिहाइड बन गया? तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड ही तो बनता है और आपके पास कीटोन भी बन जाता है कंडीशन चेंज करने से। लेकिन एक बात और, ये सारा काम तो अभी हमने यहां देखा है, क्या यही सेम काम मॉलिक्यूल के उस पार भी हो जाएगा? तो क्या यहां से एक और फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है बेटा? एक कार्बन, उसके राइट लेफ्ट पर 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन ऊपर, बीच में बनेगा पाई बॉन्ड। तो बेटा यहां फॉर्मल्डिहाइड से पहले आप क्या लगा दोगे? लगा दोगे। ये बात समझ आई? दिस इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। दिस इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। ये हो गया ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऑफ 1,2 डायोल। अभी आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं, एक रिएक्शन और देते हैं। वो बुक में नहीं है, बुक में सिर्फ एक रिएक्शन है, ये कर लोगे हो जाएगा। बट अब वो एक और रिएक्शन देखो। हाँ भाई, कौन करेगा ये क्वेश्चन? अच्छा, ये आएगा नहीं कभी पेपर में, बट उसकी प्रैक्टिस है। उसकी प्रैक्टिस है, जो ऊपर हमने किया है उसको थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से पूछ लिया है। परफॉर्म करके बताइए इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। राइट इक्वेशन that must be balanced. Write equation for the oxidative cleavage of propane 1,2 diol. करो, करके बताओ। अगर आपने ऑक्सीडेटिव क्लेवेज का मतलब समझा है तो आप इस कंपाउंड की ऑक्सीडेटिव क्लेवेज कर सकते हो। सेम मेथड अप्लाई कर दो ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ये मुश्किल रिएक्शन कर लोगे तो पेपर में आने वाला जो रिएक्शन है वो उससे आसान है, तो वो भी कर लोगे। प्रोपेन 1,2 डायोल, इसका नाम तो बताओ जरा, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? जल्दी से बताओ। 2 कार्बन है ना, इथेन 1,2 डायोल। तो ये इथेन 1,2 डायोल है, ये प्रोपेन 1,2 डायोल है। 3 कार्बन की चेन चाहिए मुझे बस, और 1,2 पर OH चाहिए। लगाओ, रिएक्शन करवाओ।
भाई इन केस ऑफ ethane 1,2-diol, that is ethylene glycol, there are two molecules of formaldehyde produced during this reaction. लेकिन बेटा जब हम बात करेंगे प्रोपेन 1,2-डायोल की, तो उसके अंदर ऑब्वियस आपको पता है कि ये जो 1,2-डायोल है उस पूरे कंपाउंड के अंदर प्रॉप का लफ्ज यूज किया गया है ना, तो 3 कार्बन की चेन उसके अंदर बन जाएगी। क्या ख्याल है? तो वो जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरह बनेगा, CH3 CH और यहां पर आ जाएगा CH2, यहां लग जाएगा OH, यहां लग जाएगा OH। क्या ये प्रोपेन 1,2-डायोल का स्ट्रक्चर है? बिल्कुल है। मतलब ये डिफरेंट है उस कंपाउंड से, वो जो ऊपर लिखा हुआ है। ये आपके पास 1,2-डायोल का स्ट्रक्चर है, 2 कार्बन है इसके अंदर, इसके अंदर 3 कार्बन है। अब कॉन्सेप्ट अगर आपका शेकी नहीं है तो आप इसको कर लोगे, ये HiO4 है, पर आयोडिक एसिड ऑक्सीडाइज करेगा। अब करना क्या है भाई, सिंस इट इज अ ग्लाइकोल, 2 हाइड्रोजन निकालो। कहां कहां से निकालोगे? एक इस फंक्शनल ग्रुप से, एक इस फंक्शनल ग्रुप से, 2 H निकलेंगे, एक ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे और क्या बना देंगे बेटा, वाटर की फॉर्मेशन कर देंगे और आपका HiO4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HiO3 में। बेटा इट इज कॉल्ड पैरायोडिक एसिड, इट इज कॉल्ड आयोडिक एसिड। पर का मतलब एक ऑक्सीजन इजाफी हो जाता है, बस और कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीडेटिव है। ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, बॉन्ड जो कार्बन के बीच में उसको ब्रेक करो। और कौन से कार्बन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे, जहां पर 1,2-डायोल मौजूद है बेटा, इसको कुछ भी नहीं करना है, यहां से बॉन्ड आपने ब्रेक करना है। वहां भी ऐसा ही किया है, तो भाई सिंपल हो जाएगा। ये आपका एक कंपाउंड देखो क्या बनेगा, CH3 देन कार्बन, ये वाला, उस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा है, मैं उसको ओपन कर रहा हूं बेटा, उसके नीचे एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, मैंने ऊपर एक ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है। सिंस 2 सिग्मा टूटेंगे बेटा, देखो एक ऑक्सीजन का H निकलने की वजह से, कार्बन का ये वाला बॉन्ड टूटने की वजह से, बीच में क्या बना दोगे, पाई बॉन्ड। बेटा ये क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। तो एक मॉलिक्यूल बन गया एसिटल्डिहाइड का, तो ये वाला हिस्सा तो हो गया, लेकिन अब वो वाला हिस्सा सिमिलर नहीं है ना, डिफरेंट है। तो क्या करोगे उसके साथ, कार्बन, ये वाला कार्बन आ गया, 2 हाइड्रोजन लगे उसके साथ, एक H यहां आ गया, एक H यहां आ गया, नीचे लगा हुआ है ऑक्सीजन, तो ऊपर चला गया ऑक्सीजन, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा बेटा, तो ये आपके पास जो मॉलिक्यूल बना ये क्या बन गया। तो भाई ये हमेशा याद मत कर लेना कि ग्लाइकोल के ऑक्सीडेटिव क्लेवेज से हमेशा ही फॉर्मल्डिहाइड बनता है, ऐसा नहीं है। फॉर्मल्डिहाइड भी बन सकता है, एसिटल्डिहाइड भी बन सकता है, और भी बन सकते हैं कंपाउंड्स। ऑक्सीडेटिव क्लेवेज का पैटर्न एक जैसा होता है, रूल एक जैसा होता है, उसके जरिए आप बहुत सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। जरा एक और सवाल लिखिए, मैं सवाल यहां पे लिख देता हूं और आप वो बताएं कि राइट इक्वेशन फॉर द ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऑफ ब्यूटेन 2,3-डायोल। और जब आपको ये रिएक्शन करना आ जाएगा तो फिर आप इसके बनने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं। तो आप मुझे ऑक्सीड, अब ये भी रिएक्शन बुक में नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम रूल। राइट इक्वेशन फॉर द ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऑफ ब्यूटेन 1,2-डायोल, ब्यूटेन 2,3-डायोल, इट इज नॉट 1,2, इट इज 2,3। तो सेकंड और थर्ड पर OH ग्रुप लगा लो और बता दो कि क्या बनेगा, ब्यूटेन 2,3-डायोल। एसिटल्डिहाइड। ठीक है भाई, तो ब्यूटेन डायोल आप ड्रॉ करेंगे और आपको लिमिट किया जा रहा है कि आप 2,3 पर OH लगाइए। तो देखिए बेटा ये सभी ग्लाइकोल है, जहां जहां 2 OH आ जाए वो ग्लाइकोल ही होता है। HiO4 को ले लेंगे, OH निकाल देंगे बेटा दोनों फंक्शनल ग्रुप से, तो आपको पता है वो वाटर बनाएगा, ठीक है। और ऑक्सीडेटिव का मतलब बेटा जब जैसे ही आप हाइड्रोजन निकालोगे तो ऑक्सीडेशन तो हो गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और क्लेवेज का मतलब होता है कि जहां पर OH है उन दोनों के बीच वाला कार्बन बॉन्ड ब्रेक कर दो। तो बेटा आप बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे कि ये हो जाएगा ऐसे, CH3 कार्बन के साथ हाइड्रोजन मैंने ओपन कर दिया, ऊपर लगाया ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन लगा देंगे और बना देंगे यहाँ पे पाई बॉन्ड। तो बेटा देखो यहाँ पर भी
और यहां पर भी दोनों सिमेट्री है दोनों तरफ, तो यहां 2 लगा दोगे। दिस इज एसिटिल्डिहाइड, और ये जो HiO4 था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HiO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव क्लेवेज का मतलब समझ आ रहा है भाई। तो ये आपके पास हो गया ऑक्सीडेटिव क्लेवेज। अच्छा, इसके अंदर हम कोई बात, ये आपके पास हो गए दोनों के दोनों एसिटल्डिहाइड। भाई कोई मसला यहां तक? अल्कोहल का टॉपिक यहां पे मुकम्मल होता है। फिनॉल की हेडिंग लगाओ। तो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट फिनॉल। अब हम देखेंगे फिनॉल को। क्या होते हैं बेटा फिनॉल? तो एक सवाल करके ना फिनॉल की इंट्रोडक्शन यहां पे हम मुकम्मल कर लेंगे। लेट सपोज ये आपके पास है बेंजीन रिंग और इसके साथ लगा है OH। ये आपके पास है क्या ये दोनों फिनॉल है? क्या ये दोनों फिनॉल हैं? भाई फिनॉल होने के लिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप का बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली अटैच होना जरूरी होता है। फिनॉल होने के लिए हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप का बेंजीन रिंग पर 6 कार्बन होते हैं ना, उन्हीं 6 कार्बन के साथ किसी एक जगह पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो वो फिनॉल नहीं है, फिर वो अल्कोहल है। बात समझ आ रही है? सो ये अल्कोहल है और ये फिनॉल है। क्या ये बात समझ आ रही है? ये बेंजीन रिंग पर OH डायरेक्टली लगा हुआ है बेटा, किसी भी कार्बन पर लग जाए फिनॉल होगा, एक लगे या एक से ज्यादा लगे। बेंजीन रिंग पर जब भी एक OH लग जाए, मल्टीपल OH लग जाए, वो सारे फिनॉल होते हैं बेटा। मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक पढ़ा है ना आप लोगों ने, पूछते हैं भी वहां से। तो ये आपका हो गया फिनॉल, इसको कह दिया जाएगा फिनॉल। और ये क्या होगा बेटा? अल्कोहल। और इस अल्कोहल को प्रिसाइसली क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। यूपीएससी में बताया था ये मैंने कि अगर बेंजीन के ऊपर मिथाइलिन ग्रुप लगा होता है उसको बेंजाइल कहा जाता है बेटा। दिस इज मिथाइलिन ग्रुप ना, CH2 group is called methylene group. When methylene is attached to the benzene ring, this group is called benzyl. और OH अगर उसके ऊपर लग जाए तो वो अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल। ये फिनॉल नहीं है। बात समझ आ गई? ये वाला जो OH है ये इनमें से किसी कार्बन पर लगा होता तो फिनॉल होता, नहीं है तो वो अल्कोहल है। भाई क्या ये डिफरेंस क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, ये तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया ना। ये बताओ बेटा, अगर कोई मोनोहाइड्रिक फिनॉल हो गया, अगर कोई फिनॉल डाइहाइड्रिक होता है, उसे क्या कहा जाता है? जरूरी है भाई, उसको कैटिकोल भी कह सकते हैं, उसे रिसोर्सिनोल भी कह सकते हैं, उसे हाइड्रोक्विनोन भी कह सकते हैं, है ना। ये क्या है? ये कैटिकोल है। ये नाम आपको याद करने हैं बेटा हर सूरत में। दिस इज कैटिकोल। पोजीशंस क्या क्या लगी हुई है बेटा इसकी? फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अगर ये कंडीशन हो जाए, इसको रिसोर्सिनोल कहते हैं बेटा। फर्स्ट और थर्ड पर अगर OH ग्रुप आ जाए, है ये भी ये भी फिनॉल, इसका कॉमन नाम यूज किया जाता है। ये सारे के सारे डाइहाइड्रिक फिनॉल है। इसको क्या कहा जाएगा बेटा? इसे हाइड्रोक्विनोन कहते हैं, हाइड्रोक्विनोन। अच्छा ये जी हाँ 3 वाला भी है, पॉलीहाइड्रिक में ले लेंगे उसको। ये बताइए कि ये जो आपके पास कैटिकोल है, इस पर जो 2 OH ग्रुप्स लगे हुए हैं बेटा, ये दोनों ऑर्थो पोजीशंस कहलाती है ना। ऑर्थो पोजीशन समझते हो? क्या होती है ऑर्थो पोजीशंस?
एडजेसेंट ग्रुप्स पर, अगर एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर दो ग्रुप्स लगे हुए हैं तो उसको ऑर्थो कहा जाता है पोजीशंस को। अगर ऑल्टरनेट पोजीशन पर है तो उसको मेटा कहा जाता है। अगर ओपोजिट पोजीशंस पर है तो उसे पैरा कहा जाता है। याद है ना, ये एडजेसेंट पर है तो ऑर्थो, ऑल्टरनेट है तो मेटा, और अगर ओपोजिट है तो उसको क्या कहा जाता है, पैरा कहा जाता है। ठीक है। और अगर तीन OH ग्रुप्स लग जाए बेटा बेंजीन पर तो उसे पायरोगेनोल कहा जाता है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहा जा सकता है उसको। फर्स्ट पर OH होगा, सेकंड पर होगा, थर्ड पर होगा, और इसको कहा जाएगा पायरोगेनोल। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे इसकी। फेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। स्टेट बताओ बेटा फेनॉल की। लिक्विड, फेनॉल लिक्विड होता है। आहिस्ता आहिस्ता बेटा पेपर के करीब करीब जाते जाते गैस बना देना आप लोग। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा ये बताओ, पॉइजनस होता है ना, ये टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है, कुछ भी कह सकते हैं। वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए, वाटर में अगर डिसॉल्व कर दिया जाए तो क्या ये हो जाएगा डिसॉल्व? क्यों डिसॉल्व हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। OH ग्रुप होता है ना इसके ऊपर, तो डिसॉल्व हो जाता है बेटा। और डिसॉल्व होने के बाद आपके पास ये एक्वा सॉल्यूशन बनाता है। एक बात याद रखना, कार्बोलिक एसिड क्या होता है? ये सेकेंड ईयर में तो हम बता देते हैं कि कार्बोलिक एसिड फेनॉल ही को कहते हैं, फेनॉल ही को कहते हैं, लेकिन हर फेनॉल कार्बोक्सिलिक कार्बोलिक एसिड नहीं होता। ठीक है। उसके लिए आप स्पेसिफिक एक जुमला याद रखिएगा, 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेनॉल इज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। ये स्पेसिफिक याद रखो बेटा, इंडिकेट और ईगेट दोनों के लिए। ये फेनॉल का अगर 5% एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, 5% आपको पता है बेटा परसेंटेज किसको कहते हैं? कैसे बनेगा 5% वेट बाय वेट सॉल्यूशन अगर बनाना चाहे? 95 ग्राम वाटर लोगे और 5 ग्राम फेनॉल ले लोगे तो 5% वेट बाय वेट सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, 100 ग्राम बनाना अगर है तो 5% एक्वस सॉल्यूशन अगर फेनॉल का बनाया जाए तो उसको क्या कहा जाता है बेटा? कार्बोलिक एसिड कहा जाता है। हर फेनॉल को कार्बोलिक एसिड नहीं कहते। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फेनॉल, ये बहुत पूछा गया बेटा एमडी कैट में, 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, नोट कर लो। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फेनॉल इज 41 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा फेनॉल का स्ट्रक्चर बोलोगे, कैसा होता है स्ट्रक्चर फेनॉल का? अभी फेनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? पायरामिडल होगा, पायरामिडल होगा। भाई देखो इस चैप्टर के अंदर तीनों एक जैसी शक्ल लगते हैं ना, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, ये सब वाटर की तरह की ज्योमेट्री रखते हैं। वाटर की ज्योमेट्री ये होती है ना इन्वर्टेड वी, बेंट एंगुलर, इसी तरह का स्ट्रक्चर तीनों का होता है, पहले भी बता चुका हूं मैं। तो देखो ये तुम्हारे पास है पीएच यानी कि फेनॉल, फिनाइल रेडिकल, ये ऑक्सीजन है और ये लगा है हाइड्रोजन। देखो ये वाटर जैसे ही स्ट्रक्चर तो है। ये पीएच मतलब फिनाइल, फिनाइल मतलब C6H5, C6H5, यहां पर एक ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, ये फिनॉल बन गया। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन के पास क्या मौजूद होते हैं बेटा? लोन पेयर्स होते हैं। तो इन्वर्टेड वी स्ट्रक्चर है, बेंट स्ट्रक्चर है, एंगुलर स्ट्रक्चर है। और अब इसमें एक सवाल सुनो, ये जो फिनॉल का ऑक्सीजन है हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला, ये जो फिनॉल का ऑक्सीजन है हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला, भाई उसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दो। क्या हो गया बेटा?
sp3 हाइब्रिड। भाई 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर्स, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर्स, स्टेरिक नंबर 4 बन रहा है ना इसका, ठीक है। तो sp3। और ये बताओ ये जो ऑक्सीजन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये जो ऑक्सीजन है इसकी अपनी स्टेट तो sp3 है, ये जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? कार्बन है ही नहीं, है ना, कार्बन तो है ही नहीं, वो तो पीएच के साथ लगा हुआ है, ये तो फिनाइल है ना, C6H5। यार ये स्ट्रक्चर देखो, इधर देखो, ये है ना पीएच बेटा, ये है ना पीएच, ये पीएच है, फिनाइल है, यहां पे एक कार्बन लगा हुआ है, यहां पे एक कार्बन है, मैं उस कार्बन की बात कर रहा हूं, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अरे भाई बेंजीन के अंदर जितने भी कार्बन होते हैं सबको तुम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाई हुई है, सब के सब sp2 हाइब्रिड होते हैं। बेंजीन का हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर याद करो बेटा, पूरा स्ट्रक्चर तुम लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है, बनाया हुआ है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिड होता है। तो जब हम कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे इस वाले कार्बन की, तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा? sp2। और वो निकाल भी सकते हो आप, उसमें क्या मसला है। ये देखो यहां पे बन गए आपके पास पाई बॉन्ड्स। अब जरा उस कार्बन के साथ गिन के देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, ब्लैक वाले सारे 3 सिग्मा है, कोई लोन पेयर होता नहीं है कार्बन के पास, तो 3 सिग्मा मतलब sp2, 4 सिग्मा मतलब sp3, 3 सिग्मा मतलब sp2, 2 सिग्मा मतलब sp। फर्स्ट ईयर का मौजूद है ये सब, और इस तरह आप यहां से इसकी हाइब्रिडाइजेशन